हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लेके आ गए आपके लिए इफ एल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर आइडिया दे दूँ कि इफ एल्स के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अगर आपको आता है तो फिर आप पहले बना लेना, फिर बाद में आंसर्स देखना, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने लेके आया हुआ है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग देम। देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को तीनों कंडीशंस बता रखा है, इफ एल्स और इफ एल्स इफ। तो देखो, आपका पास कंप्लीट चॉइस रहता है, आपको कोई बोलेगा नहीं। अगर बोल दिया तो ठीक है, लेकिन आपको जनरली ऐसा कोई बोलता नहीं कि आपको इफ से ही बनाना है या इफ एल्स से ही बनाना है या फिर इफ एल्स इफ से ही बनाना है। आपका कंप्लीट चॉइस है, आप किसी से भी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप इसको चाहो तो सबसे बेस्ट सुटेबल किससे रहेगा, आप तीनों से बना सकते हो, इफ से भी, एल्स इफ से भी और इफ एल्स इफ से भी। तो देखो, इफ से भी बना सकते हो, तो सबसे सुटेबल देखें कि है क्या। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इफ एल्सिफ सबसे ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज आपको यहाँ पर मोर देन 2 कंडीशंस लगने वाला है। ठीक है, इफ एल्सिफ का तो यहाँ पर चॉइस बनता नहीं है। देखो, आप बना सकते हो इससे भी, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। लेकिन इससे थोड़ा सा है कि ज़बरदस्ती का लगेगा कि मैंने बस ऐसे ही बना दिया। लेकिन आपको इफ एल्स एक तरह से बनेगा नहीं, क्योंकि देखो, आप इसको चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि 3 नंबर सपोज कर लो मेरा ए बी सी है। आप पहले ए और बी को कंपेयर करा लो, अगर ये ट्रू होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि आपका ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये चीज़ होता है तो आपका ए बड़ा है, प्रिंट करा दो सीधा सीधा ए। और एल्स ए मतलब दोनों में से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज़ कर लेना। यहाँ पर आप लिखना बी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन ए, सॉरी, बी ग्रेटर देन सी। अगर ये होता है तो प्रिंट करा देना बी, और एल्स नहीं तो सी। देखो, यहाँ पर नेस्टेड इफ की मदद से मैंने इसको बना दिया। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन झंझट क्यों पालना, सीधा सीधा जब मेरे पास इफ एल्सिफ है तो हम इफ एल्सिफ से ही बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स मेरे को इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट ए बी सी। आप इन 1 इन 2 वगैरह वगैरह भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर हम सी इन ए बी और सी करा लेंगे। उसके बाद देखो, इफ आपका अगर ए ग्रेटर देन बी होता है एंड ए ग्रेटर देन सी होता है, मतलब अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर प्रिंट ए करा देना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप, कंप्लीट लिख देना यहाँ पर। उसके बाद एलसिफ लगाना। आपने ए को बी और सी दोनों से कंपेयर करा लिया है, अब हम बी को ए और सी से कंपेयर कराएंगे। तो अगर बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, मतलब दोनों से अगर ये बड़ा हो जाए, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा प्रिंट बी कर सकते हैं। और एल्स नहीं तो, ए सबसे बड़ा नहीं है, बी सबसे बड़ा नहीं है, तो जनरल सी बात है कि सी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर प्रिंट सी कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे मेरा सिंपल सा मेथड है। इसको कोड में देखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर अपना इंट ए कॉमा बी कॉमा सी डाल देंगे, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद सी इन ए बी और सी, तीनों में हमने इनपुट ले लिया। अब कंडीशन बैठाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। देखो, यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है कंडीशन में, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी में, बिकॉज इसका प्रेसिडेंस हायर होता है एंड के मुताबिक। ठीक ना, एंड के मुकाबले इसका प्रेसिडेंस जो है वो हायर होता है, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपली से करा सकते हो सी आउट अपना कि ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, कि आपका जो ए है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर करा दिया पहले के लिए। अब आप सेकंड के लिए कंडीशन लगाओ, ए ग्रेटर देन, सॉरी, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये चीज होता है तो मैं यहाँ पर कराऊंगा सी आउट बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अगर दोनों का दोनों कंडीशन मेरे पास फॉल्स अगर आ जाता है, तो जनरल सी बात है कि मेरा जो सी है वही सबसे ग्रेटेस्ट है, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, बस यही था मेरा कोड। इसको हम रन करते हैं।
इंटर थ्री नंबर्स मेरे को बोला, सपोज कर लो हम डालते हैं 4 7 और 2, तो दिखा रहा है 7 इज ग्रेटेस्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बिकॉज हमने यहाँ पर किया क्या है, ए को पहले कंपेयर करा है बी और सी से। अगर दोनों कंडीशन सही होता मतलब ए सबसे बड़ा है बी से भी और सी से भी, और हमने यहाँ पर एंड क्यों लगाया और क्यों नहीं, या फिर और कोई लॉजिकल ऑपरेटर क्यों नहीं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा दोनों कंडीशन सही हो, मेरा ए बी से भी बड़ा हो जाए सी से भी बड़ा हो जाए। अगर दोनों सही होने के लिए ही मैंने को यहाँ पर एंड लगाया है। अगर और लगा देता, सपोज कर लो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर एंड की जगह पर और लगाया होता तो क्या होता, और लगाने पर होता क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा, ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन सी, दोनों में से कोई एक भी सही हो जाता तो भी आपका आंसर ट्रू आ जाता, लेकिन मेरे को चाहिए कि दोनों सही हो, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए सी से भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एंड लगाया। तो ये आपको यही लॉजिक आपको बिल्ड करना है कि कौन सा ऑपरेटर आप लगाओ कि आपका यहाँ पर आंसर बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर थ्री नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ द नॉन डुप्लीकेट नंबर्स। क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको, जैसे कि आपका नंबर है 223, आपके थ्री नंबर्स यहाँ पर एंटर हुआ, आपने अगर ये दो नंबर्स को सेम रखा हुआ है तो ये दोनों नंबर्स ऐड नहीं होंगे, आपको सिर्फ थ्री ऐड होगा। अगर आपने 3 3 3 एंटर कर दिया तो आपका यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा। आपने अगर ये 1 2 3 अगर तीनों डिफरेंट रहा तभी आपका तीनों ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब आपको डुप्लीकेट नंबर्स को ऐड नहीं करना है। चलो, देखो इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो मुझे तीन नंबर्स इनपुट लेने वगैरह वगैरह वो सारा हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एंटर ले लिया ए बी सी हमने एंटर ले लिया। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब देखो आपका कंडीशन क्या है, इफ आपका अगर ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू सी होता है, मतलब ए ना ही बी के बराबर है, ए ना ही बी के बराबर है ना ही सी के बराबर है, अगर ये होता है तो मेरा मतलब कि एक नॉन डुप्लीकेट नंबर है। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही है कि अगर सपोज कर लो मेरा ए बी सी कोई नंबर है, अगर ए मेरा ना ही बी के बराबर है ना ही सी के बराबर है, मतलब ए मेरा एक यूनिक नंबर है, डुप्लीकेट नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, उसी तरह हम बी के लिए भी कंडीशन बैठाएंगे, इफ एल्स इफ आपका बी नॉट इक्वल टू ए होता है, एंड मतलब एंड इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि दोनों से बराबर नहीं आना चाहिए, और लगा देते किसी एक के बराबर आ जाता, किसी एक का नहीं होता तो भी वो ऐड कर देता, तो इसलिए हम यहाँ पर एंड लगाते हैं ताकि दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर अगर आपका बी नॉट इक्वल टू ए एंड नॉट इक्वल टू सी होता है, तो उस केस में आप क्या करो, बी को ऐड कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस बी। एल्स अगर आपका ए नहीं बी के बराबर है नहीं सी के बराबर है, अगर आपका बी नहीं ए के बराबर है नहीं, यहाँ पर ए के लिए लिख देते हैं, सपोज कर लो ए आपका नहीं बी के बराबर है नहीं सी बराबर है, बी नहीं आपका ए के बराबर है नहीं सी के बराबर है, अगर ये हो जाता तो समझ जाओ कि सी आपका ऑटोमेटिकली ये दोनों के बराबर नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्रामिंग लॉजिक है, बिकॉज अगर ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर वो यहाँ पर मिस्टेक करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का देने का मेरा मकसद था, ताकि वो ये समझ जाए कि जब ए बी और सी के बराबर नहीं है, उसी तरह अगर बी मेरा ए और सी के बराबर नहीं है तो मेरा सारा का सारा यूनिक हो जाता, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, लेकिन हम सेफ साइड चलेंगे और हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ, इसके लिए भी लगा देंगे। ठीक है, आपका सी नॉट इक्वल टू ए एंड सी नॉट इक्वल टू बी, अगर ये चीज़ होता है तो मेरे को सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सी कर देना, और अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं होता तो हम एल्स में क्या डाल देंगे कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जीरो, मतलब कुछ भी ऐड मत करो, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि तीनों अगर गलत हो गया इसका मतलब तीनों के तीनों जो नंबर है एबीसी वो बराबर है, अगर ऐसा होता तो हम सब में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। हम वही करेंगे तीन नंबर्स को इनपुट लेने वाला किस्सा। ठीक है, हमने तीन नंबर्स को इनपुट ले लिया यहाँ पर। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ पहले मेरे को एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा जिसमें हम जीरो स्टोर करेंगे, और एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आप इसको जीरो नहीं दोगे तो फिर वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही से बता के रखा हुआ है। आपका अगर ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए एंड आपका ए नॉट इक्वल टू सी भी होना चाहिए, अगर ये चीज़ होता है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए कर सकते हो। ठीक है,
ये चीज़ आप कर सकते हो। एल्स इफ, अब आप बी के लिए कंडीशन लगाओ, आपका बी अगर नॉट इक्वल टू ए होता है एंड आपका बी नॉट इक्वल टू सी होता है, तब आप क्या करो, सम प्लस इक्वल टू बी। देखो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ को लिख दिया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए भी सही है, सम प्लस इक्वल टू बी भी सही है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है। अब यहाँ देखो, सी नॉट इक्वल टू ए एंड सी नॉट इक्वल टू बी, अगर सी ए और बी के बराबर नहीं है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस सी कर सकते हो, ठीक है। और एल्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सम प्लस इक्वल टू जीरो, मतलब सम में कुछ भी ऐड नहीं करना है। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मेरे को यहाँ पर सी आउट कर देना है कि द सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स आर सम, ठीक है। इसको सेव करके इसको रन करते हैं। एंटर थ्री नंबर, सपोज कर लो हम टू, टू और थ्री डालेंगे। अब देखो टू और टू से मेरा सेम है तो बस मेरा थ्री ऐड होगा तो सब में मेरे को थ्री मिल जाता है, ठीक है। फिर से रन करते हैं। अब सपोज कर लो हम तीनों को सेम दे देते हैं, देखो सम में मेरे को जीरो मिल गया, बिकॉज नॉन डुप्लीकेट नंबर्स यहाँ पर एक भी नहीं है तो सम सीधा सीधा मेरा जीरो हो जाता है। फिर से एक बार रन करते हैं यहाँ पर, इस बार तीनों को डिफरेंट देके देखते हैं, वन टू और थ्री, ठीक है। इस केस में मेरे को सिक्स मिलना चाहिए, तो सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स आर वन, मतलब कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पर प्रोग्राम गलत हो रहा है, ठीक है। अब उसको एरर को आपको फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पर एरर असल में हो ये रहा है कि जैसे ही आपने यहाँ पर इफ को आपने यहाँ पर इफ लगाया, ठीक है, किसी को यहाँ पर पहला रूल जो मैंने आपको बताया था वो किसी ने यहाँ पर चेक नहीं किया। देखो वो क्या है, मैं मुझे पता था एरर क्या है, लेकिन किसी को अगर नहीं दिखा तो वो देखो एरर कहाँ पर हो रहा है। आपने यूज कौन सा कंस्ट्रक्ट किया है, आपने यहाँ पर इफ एल्सिफ वाला यूज किया है, तो यही आपका सबसे बड़ा एरर है कि आपने यहाँ पर इफ एल्सिफ को यूज किया है। इफ एल्सिफ यूज करने से हो क्या रहा है कि आपका, सपोज कर लो पहला यही कंडीशन अगर सही हो रहा है, मेरे को वन ही क्यों मिल रहा था। अब जैसे कि मैं फिर से अगर रन करूं, जो आपका पहला नंबर होगा ना वही आपका आंसर आएगा, देखना अभी भी सब सेम है, आंसर आएगा टू। देखो ऐसे हो क्यों रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ऐसा हो इसलिए रहा है ना, बिकॉज आपने यहाँ पर आपका पहला कंडीशन सही हो जा रहा है, आपका ए ना ही बी के बराबर है ना ही सी के बराबर, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका सम में ए ऐड हो जा रहा है, ठीक है, सम में आपका टू ऐड हो गया। उसके बाद आपका ये चेक ही नहीं हो रहा है। इफ एल्स का पहला ही रूल है इफ एल्स का कि कोई भी एक सही होना चाहिए, बाकी चेक किया ही नहीं जाएगा। तो ना ही ये चेक हो रहा है, ना ही ये चेक हो रहा है, ना ही ये चेक हो रहा है, तीनों का तीनों चेक नहीं हो रहा है। ये इसको सही मिल गया, उसके बाद सीधा यहाँ आके वो प्रिंटिंग करा दे रहा है। समझ गया मेरी बात। तो आपको यहाँ पर एरर क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एलसिफ का यूज किया है। इससे हो क्या रहा है कि एक बस सही हो रहा है, बस वहीं से वो लौट के आपका आंसर दे दे रहा है। आपको चाहिए कि सारा का सारा कंडीशन आपका चेक हो। सारा का सारा कंडीशन चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप इफ का यूज करो यहाँ पर, आप यहाँ पर इफ का यूज करो, ठीक है। और यहाँ पर भी, अब यहाँ पर आपने अगर सारा कंडीशन चेक कर दिया तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एल्स की अब जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब आपने सारा जगह पर यहाँ पर इफ लगा के रखा है, तब आपका सारा का सारा कंडीशन यहाँ पर चेक होने वाला है, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब फिर से सारा वही सारा इनपुट्स दे के देखते हैं, यहाँ पर टू डालेंगे और थ्री डालेंगे, तब आपको थ्री मिल गया, चलो बढ़िया। फिर से रन करते हैं, सेम नंबर्स डाल के देखते हैं, जीरो मिल गया, चलो बढ़िया। फिर से रन करते हैं एक बार, अभी सब डिफरेंट डाल के देखते हैं, अब देखना आपको सिक्स मिल जाएगा। तो मतलब अब मेरा सारा का सारा परफेक्टली रन कर रहा है। एल्स को मैंने क्यों हटा दिया, बिकॉज आपका ये सही होगा तो ये रन करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं रन किया। सपोज कर लो मेरा का सारा नंबर सेम हो गया, तो क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। तीनों का तीनों रन नहीं किया तो आपका ये जो जीरो है वो जीरो का जीरो ही रह गया, तो आपका लास्ट में आपका जीरो यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही रूल में ही बताया था कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखना है कि आप कौन सा यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा अपना इफ एल्सिफ का कंस्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही मेरा एरर दिख गया तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर नहीं दिखा तो अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए मैंने आपको उठाया था, ताकि आपको पता चले कि इफ एल्सिफ कौन सा यूज़ करना है, वो आपको पता लगे, और कहाँ पर आप एरर कर सकते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चले। बिकॉज
जनरली आप क्या होता है कि आप प्रोग्राम लिख देते हो, आपको उस समय पता नहीं चलता है। जब आप रन करोगे, सारा पॉसिबिलिटी एंटर करके देख लोगे, तब किसी एक पॉसिबिलिटी में जाके देखो कि अच्छा, अरे यार ये तो डिफरेंट हो जा रहा है। क्योंकि जब मैंने ये इनपुट दिया था तो आपका सही आ रहा था, जब मैंने ये इनपुट दिया था तो आपका सही आ रहा था, जब मैंने ये दे दिया तो आपका इनपुट आउटपुट गलत आ गया। ठीक है? तो एक ही इनपुट दे के चेक मत करो कि हाँ, ये दिया मैंने सही आ गया मतलब सब सही हो जाएगा। सारा इनपुट दे के देखो, कहीं न कहीं आपका लॉजिक में एरर आएगा ही आएगा। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल और रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। दो इंपॉर्टेंट चीज, एरिया ऑफ अ सर्कल और दिया है, मतलब दोनों का दोनों आपको फाइंड नहीं करना है, कोई एक फाइंड करना, और का मतलब यही होता है। और वो भी आपको यूजर बताया कि आपको कौन सा फाइंड करना है। तो देखो, जिस जो लोग अभी तक स्विच केस पढ़ लिए हैं, जिसको स्विच केस का आइडिया है, उनको पता हो कि ये स्विच केस से कैसे बनेगा। तो देखो, जनरली यूजर चॉइस ऐसे लिख देता है ना, तो आपको दिमाग में सबसे पहले आता है कि आपको स्विच केस ही यूज करना है। ठीक है? क्योंकि सबसे सुटेबल है, और मैं मानता हूँ ये भी चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना स्विच केस का नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो देखो हम क्या करेंगे इसमें। आपको यूजर से चॉइस मांगना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर, आप एक मैसेज डिस्प्ले कराओगे, सी आउट एंटर सी इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड आर। ठीक है? सी के लिए सर्कल, सर्कल के लिए सी, और आर रेक्टेंगल के लिए। इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाओगे यूज़र को, तभी तो यूज़र को पता चलेगा कि मुझे एंटर क्या करना है। तब ये यूज़र मैसेज पढ़ेगा आपका कि अच्छा, सी अगर हम एंटर करेंगे तो मेरा एरिया फाइंड होगा सर्कल का, अगर आर एंटर करेंगे तो एरिया फाइंड होगा रेक्टेंगल का। तो जैसा कि अगर उसने सी एंटर किया, तो आप क्या करोगे, चेक कराओगे कि आपका इफ, आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लोगे, जैसे कि सी एच में आपका स्टोर कराओगे सी या आर। तो अगर आपका सी इज इक्वल्स टू होता है सी के बराबर, अगर उसने एंटर किया है सी, अगर ये होता है, तो इस लूप में आप अपना सर्कल का एरिया फाइंड करोगे। आपके एल्स लगा दोगे? मेरे ख्याल से एल्स नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज उसके पास तो फ्रीडम है। उसके पास तो फ्रीडम है, ऐसा तो नहीं है कि उसका कीबोर्ड में बाकी सारा लेटर गायब हो जाएगा, बस सी और आर दिखेगा, ऐसा तो नहीं, वो ए भी एंटर कर सकता है। तो ये एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसिफ यूज कर लेंगे। आपका सी एच अगर आर के बराबर होता है, तो इस लूप के अंदर आप क्या करोगे, इस ब्लॉक के अंदर आप अपना रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। ठीक है? और एल्स अगर नहीं वो सी है नहीं आर है, तो आप एक मैसेज डिस्प्ले कराओगे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। ठीक है? आपने गलत चॉइस एंटर किया, ना ही वो सी है ना ही आर है। ठीक है? तो चलिए हम इसको कोड करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कैर सी एच या फिर चॉइस ही बना लेते हैं, अपना कैर चॉइस। ठीक है? आप वन और टू भी लिख सकते थे कि एंटर वन टू फाइंड द एरिया फॉर सर्कल, और एंटर टू इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगल, आपका कंप्लीट चॉइस है। लेकिन आर और सी ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। उसके बाद आप यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराओगे, सी आउट एंटर सी इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है? आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाओगे कि एंटर सी इफ यू वांट द एरिया, एंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। उसी तरह एंटर आर इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ यहाँ पर रेक्टेंगल। ठीक है? ये यूज़र को मैसेज आएगा। उसके बाद सी इन, हम एंटर उसका जो भी वो चॉइस देगा उसको हम चॉइस में अपना इनपुट ले लेंगे। उसके बाद देखो, इफ आपका अगर चॉइस इक्वल टू होता है सी के बराबर, तो इस केस में आप क्या करोगे, अपना सर्कल का एरिया फाइंड करोगे, राइट? पहले उसके लिए हम छोड़ देते हैं, उसको हम करेंगे, वो चीज़ को हम लिखेंगे। और अगर आपका चॉइस अगर आर के बराबर होता है, तो आप इस ब्लॉक के अंदर क्या करोगे, अपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। और एल्स अगर नहीं आर है नहीं सी है, तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, सी आउट यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। ठीक है? कि आपने गलत चॉइस को एंटर किया है। ठीक है? ये चीज़। अब चलो, मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना है यहाँ पर।
तो मुझे वेरिएबल्स यहाँ पर बनाने होंगे, तो मैं यहाँ पर अपना फ्लोट रेडियस करके अपना रेडियस इनपुट लेना होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। अपना सर्कल है, उसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको आर चाहिए होगा, पाई क्योंकि कांस्टेंट है। फ्लोट रेडियस, उसके बाद आप यहाँ पर सी आउट में से डिस्प्ले करवाओगे कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद आप एंटर ले लोगे अपने रेडियस में, जो भी वो देगा। उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना, तो आप करोगे फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के लिए आप 3.14 लिख लो, या फिर आप ग्लोबल वेरिएबल बना दो, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। 3.14 और आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। आप पावर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा टर्म है, आर स्क्वायर है, तो फिर वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है पावर वगैरह यूज़ करने की। ठीक है, लेकिन आप यूज़ करो, अच्छा बात है। उसके बाद सी आउट द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा का पूरा। मैंने यहाँ पर अंदर में कोड लिख दिया है कि एक रेडियस फाइंड करने का, एक सर्कल का। मैंने यहाँ पर क्या क्या रेडियस लिया है फ्लोट डेटा टाइप का, बिकॉज रेडियस एक फ्लोट हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा है एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको रेडियस में इनपुट ले लिया। फिर फ्लोट एरिया मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये 0.14 है, तो आपका जो एरिया है वो डेसिमल में आ सकता है। फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर, पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर। उसके बाद मैं यहाँ पर एरिया प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो था सर्कल के लिए, अब हम लिखेंगे रेक्टेंगल के लिए। तो हम यहाँ पर इंट, आप फ्लोट भी ले सकते हो, एल इंटू बी, लेंथ सॉरी एल कॉमा बी, लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ बिकॉज आपको इनपुट लेना ही होगा। आप यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराओगे कि एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद सी इन एल बी, लेंथ और ब्रेथ, बिकॉज देखो वो पहले लेंथ एंटर करेगा इसलिए मैंने यहाँ पर एल पहले रखा है, ब्रेथ बाद में एंटर करेगा इसलिए बी रखा है। खैर कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपका आंसर सेम आने वाला है। अब दोनों आपका इंट डेटा टाइप का, तो मेरा एरिया भी एक इंट ही डेटा टाइप का आएगा। आपने अगर किसी कोई फ्लोट रखा होता तो आपको यहाँ पर फ्लोट रखने की ज़रूरत पड़ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद सी आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया। मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर मैंने यहाँ पर दोनों का जो सर्कल का यहाँ पर देखो जो यहाँ पर कोड ब्लॉक है, वहां पर भी मैंने एरिया को एरिया ही नाम दिया है, देखो एरिया, और यहाँ भी एरिया है, तो क्या कोई मेरे को एरर मिलेगा क्या? मेरे को एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर देखो, अगर आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हो तो आपको मैंने एक जगह पर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक कोड ब्लॉक में बस जो वेरिएबल वहां पर बनता है, बस उसका इंपॉर्टेंस उसी कोड ब्लॉक में रहता है। तो देखो ये जो इफ का कोड ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने अपने एरिया को यहाँ पर डिफाइन किया है और उसको एक वैल्यू दिया है। तो इसके बाहर ये एरिया नहीं पता होगा आपके कंपाइलर को कि ये एरिया है क्या। मतलब ये जो एरिया है इसी के अंदर है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और आपका एल्स जब आपने कोई भी रॉन्ग चॉइस एंटर किया है तो इसको रन करता है। देखो एक मैसेज आ गया, एंटर सी इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया फॉर सर्कल, एंटर आर इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगल। सपोज कर लो हम सी एंटर करते हैं, तब ये घुस गया और ऑटोमेटिकली आपसे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। सपोज कर लो हम 4.5 देते हैं, तो आपका एरिया ऑफ द सर्कल आपको मिल गया 63.585। फिर से इसको रन करते हैं, इस बार हम आर देते हैं सपोज कर लो। अब मेरे को बोला लेंथ एंड ब्रेथ एंटर करना, तो सपोज कर लो हम 4 और 5 देते हैं, तो आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 20। ठीक है, आप यूनिट अपना आप से पुट कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर मैंने सपोज कर लिया यहाँ पर टी दे दिया जो कि है ही नहीं, तो आपको बोला यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस, मतलब मेरा प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसे आपको अपने प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो पता करना है। चलो यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ कैरेक्टर, आपको एक कैरेक्टर एंटर करना है एंड चेक इफ इट इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और एनी अदर सिंबल। मतलब आपको चेक करना है वो लोअर है, अपर है, डिजिट है,
या फिर एक सिंबल है। देखो, जनरली लोग यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, डिजिट और नंबर दो डिफरेंट चीज है। डिजिट क्या होता है, आपका एक सिंगल नंबर, जैसे कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 9 0, ये आपका डिजिट्स हो गया सारा इंडिविजुअली। आपका नंबर क्या हो गया, आपने अगर 91 लिखा तो ये कंबाइन एक नंबर है 91, 9 और 1 नहीं, 91, ठीक है। आपने 34 लिखा तो ये एक नंबर है। तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस होता है। ऐसा भी समझ लो कि आपका नंबर स्ट्रिंग है और आपका जो डिजिट है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो, आप ये चेक कैसे करो कि वो एक अपर केस है। अपर केस का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में जो भी आपका आ जाए वो एक अपर केस है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है। अगर आप उसी तरह आपका सारा चीज़ के लिए होगा, लोअर केस के लिए भी, डिजिट के लिए भी। तो मैं यहाँ पर कैर सी एच बना देता हूँ और मैं मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर। उसके बाद हम सी इन अपना सी एच में इनपुट ले लेंगे। अब देखो, इफ आपका अगर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कैपिटल ए हो जाता है, एंड आपका सी एच इज लेस देन इक्वल टू आपका कैपिटल जेड हो जाता है, अगर ये होता है तो आप सी आउट करवाओगे कि द कैरेक्टर इज अपर केस, ठीक है। आपका जो कैरेक्टर है वो एक अपर केस का कैरेक्टर है। उसके बाद एल्स इफ, उसी तरह हम सारा के लिए कंडीशन बैठाते जाएंगे। आपका सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू अगर स्मॉल ए होता है, एंड आपका सी एच लेस देन इक्वल टू आपका स्मॉल जेड होता है, तो इस केस में मेरे को सी आउट करना है कि द कैरेक्टर इज लोअर केस। एल्स इफ, अब मेरे को डिजिट के लिए चेक करना है। सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपका ज़ीरो होता है। ध्यान रखना एक चीज़ कि आपका जो ये आपने एंटर कराया है वो एक कैरेक्टर है। तो आप यहाँ पर अगर सिंपल ऐसे अगर 9 लिख दोगे तो फिर सारा का सारा गलत हो जाएगा। बिकॉज आपने कैरेक्टर एंटर किया है और आप उसको कंपेयर करा रहे हो एक इंट के साथ, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो उसको आपको एक कैरेक्टर ही बनाना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कैरेक्टर के अंदर रखा हुआ है। ये कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है। 0 और 9 एज ए डिजिट रखोगे तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा, बिकॉज एक कैरेक्टर और एक डिजिट का कभी भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कराओगे कि द कैरेक्टर इज अ डिजिट। और अगर नहीं वो डिजिट है, ना ही लोअर केस है, ना ही अपर केस है, तो जाहिर सी बात है कि वो एनी अदर सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा अपना एल्स लगा सकते हो और सी आउट द कैरेक्टर इज एनी अदर सिंबल, ठीक है। वो एक मतलब कोई और सिंबल है। इसको चलो अब हम यहाँ पर सेव करके रन करते हैं। एंटर अ कैरेक्टर, सपोज कर लो हम कैपिटल आर डालते हैं तो मेरा अपर केस आ रहा, सही है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल आर डालते हैं तो वो एक लोअर केस आ रहा, सही है। अगर हम यहाँ पर 6 डालें तो वो एक डिजिट है, ठीक है। और फिर से अगर हम कोई सपोज कर ले यहाँ पर हैशटैग डालें तो वो आगे इज एनी अदर सिंबल। सपोज कर लो इस बार हम क्या करते हैं कि 67 डाल के 45 डाल के देखते हैं, तो ये दिखा रहा था कैरेक्टर इज अ डिजिट। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने यहाँ डाला तो 4 5 है, लेकिन वो आपको आउटपुट में बस 4 ही दिखाएगा। वो 4 को ही एज अ इनपुट लेगा, वो 5 को ले ही नहीं रहा है, ठीक है। मेरे बात ध्यान से सुना, ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकता है क्या ये एरर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। एरर नहीं दिखाता है। और आपको ऐसा सही सही इनपुट इसलिए मिल गया ना, बिकॉज यहाँ पर ये जो 4 है ये आपका बस 4 को ही इनपुट ले रहा है, 5 को नहीं ले रहा है। चलो इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अलग से एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, कैर सी एच, और यहाँ पर सी इन, सीधा सीधा हम इनपुट ले लेते हैं सी एच में। और उसके बाद आपको आउटपुट निकाल के दिखाते हैं कि आउटपुट में ये सी एच में आखिर है क्या। इसको सेव करके हम रन करते हैं। सपोज कर लो हम 34 डालें तो बस आपको 3 दिखा रहा, 4 ले ही नहीं रहा है। देख रहे हो, कैरेक्टर डेटा टाइप को वो सिर्फ 1 बाइट का लेता है, तो 3 को उसने ले लिया, 4 को इग्नोर कर दिया, 4 को लिया ही नहीं। तो बस वो 3 को लिया, 3 को एक डिजिट है कि नहीं, हाँ है, इसलिए आपको वो सही से आपको आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। इसलिए आपने जब 34 45 वगैरह भी आप एंटर कर रहे थे वो आपको दिखा रहा था सही सही,
ठीक है, अब ये सही हो जाता है मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए भी। अगर मैंने ER डाला तो भी आपको लोअर केस दिखाएगा, बिकॉज़ वो बस एक E को लेगा, R को इग्नोर कर देगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलो, इम्पोर्टेंट चीज़ था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको राइट अ प्रोग्राम करना है टू एंटर 6 डिजिट नंबर एंड डिवाइड द नंबर इनटू 2 डिजिट्स नंबर। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने 99346 एंटर किया, तो आपको 61 को अलग प्रिंट करना है, 34 को अलग प्रिंट करना है, 99 को अलग प्रिंट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर। देखो, सबसे पहला तो चीज़ ये है कि आप ये चेक करो कि यूज़र के पास तो कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई भी लेंथ का नंबर आपको दे सकता है। तो आप ये चेक कैसे करोगे कि वो एक 6 डिजिट की नंबर है? देखो, इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको n को कंपेयर कराना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है आपका, 1 लाख हो सकता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख और आपका नंबर लेस देन इक्वल टू आपका सबसे जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो क्या है, 69 हो सकता है। ठीक है, अगर वो इसके रेंज के बीच में आ रहा है, मतलब वो 1 लाख 6 डिजिट हो गया, 1 2 3, हाँ ठीक है, और ये इसके रेंज के बीच का जो भी नंबर होगा वो एक 6 डिजिट नंबर होगा। इसके अगर आप पीछे एक पीछे चले जाओगे तो वो 5 डिजिट बन जाएगा, इससे एक आगे जाओगे तो वो 7 डिजिट बन जाएगा। तो मतलब आपका जो भी आप नंबर एंटर करोगे अगर इसके रेंज के बीच में है तो वो एक 6 डिजिट नंबर है। अगर ये सही होता है तभी आप ये वाला टास्क करोगे, डिवाइड करने वाला। और अगर नहीं होता तो आप सीधा सीधा यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराओगे कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो एक 6 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात है चेक करने का कि आपका 6 डिजिट है कि नहीं। अब ये 2 में कैसे डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही से बता के रखा हुआ है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि अगर आप अपने नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो जाता है, राइट। और अगर आप यहाँ पर n मॉड्यूलस 10 करोगे तो आपका यहाँ पर लास्ट डिजिट आपको एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब मिल जाता है आपको लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैंने आपको बता के रखी थी। चलो, अब जैसे कि आपका नंबर है 1 2 3 4, आपको यहाँ पर 10 किया है तो आपको यहाँ पर 4 मिल रहा है। ठीक है, तो असल में होता क्या है, लास्ट डिजिट नहीं मिलता है। ऐसे मिल तो रहा है लेकिन हम बोलते इसलिए लास्ट डिजिट है बिकॉज हमने यहाँ पर बस 10 से किया है, एक्चुअली में आपको यहाँ पर बस एक डिजिट आपको लास्ट वाला मिल रहा है। अब यही अगर मैं 100 से इसको मॉड दे दूं तो आपको अब यहाँ पर 34 मिलेगा, लास्ट का 2 डिजिट मिल जाएगा। आप करके भी देख लो, यहाँ पर आप 100 से करो, 1 2 3 4, आपका यहाँ पर फर्स्ट बारी में जाएगा 100, फिर आपका 2 3 4 आएगा, फिर आपका 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका 34। अब आप फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये आपका जो 34 है ये आपको मिल जा रहा है। तो अगर आपको बोल दे कि लास्ट का 3 डिजिट निकाल के दो, तो आप 1 और 000 से डिवाइड कर देना। आपको बोले लास्ट का 4 डिजिट निकाल के दो, तो आप 1 और 4 zeros लगा देना, उसके बाद में उतने से मॉड दे दो। ठीक है, फिर आपको बोले अगर लास्ट का एक डिजिट रिमूव करने के लिए आपने बाई 10 किया है, तो अगर बोले कि लास्ट का 2 डिजिट हटाओ तो आपको बाई 100 करना पड़ेगा। बाई 100 करोगे तो आपका लास्ट का 2 डिजिट हट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने वही चीज़ किया, बस आपको ये जो डिवाइड होता है, डिवाइड में आपको पता है ये चीज़ रिटर्न होता है, तो आपको 12 रिटर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर हट गया, यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो, हम एक 6 डिजिट नंबर लेते हैं और देखो उसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा एक 6 डिजिट नंबर है ये। पहले क्या करेंगे, इसको अपना 100 से मोड़ देंगे, तो आपको 56 है ये आपको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, 56 आपका प्रिंट हो गया। अब आपको ये 56 को हटाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 मिलेगा, ये आपका नया नंबर बन गया। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो नया नंबर है इसको हम फिर से 100 से मॉड देंगे, तो फिर आपको 34 मिल गया इस केस में भी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि ये नंबर को हटाना भी है, तो आप यहाँ पर बाय 100 करोगे तो ये हट गया। उसके बाद फिर से आप ये 12 को मॉड दे दोगे 100 से, तो फिर वो यहाँ पर आपको 12 मिल गया। ठीक है, फिर आप इसको दो चाहे ना दो एक ही बात है। तो मतलब आपका ये जो चीज़ है, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग किया है उसको पता है कि ये चीज़ कैसे होता है, तो वो उसको दिमाग में आ रहा हो कि ये तो लूप के ज़रिए मदद से होता है, वाइल वगैरह से। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर उस समय आप वाइल इसलिए यूज़ करते थे ताकि आपको ये पता नहीं रहता था कि आपका नंबर कितने डिजिट का हो सकता है।
लेकिन मुझे यहाँ पर पता है, देखो जो लोग नए नए आए हैं वो लोग सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ये स्टेप आपको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। 3 बार इसलिए क्योंकि ये 2 स्टेप को हम एक में ले रहे हैं, लास्ट डिजिट प्रिंट कराना और लास्ट 2 डिजिट को हटाना। ठीक है, तो ये आपको 3 स्टेप में करना होगा। सिंपली आप ये 3 स्टेप यहाँ पर लिख दोगे तो आपको सेम चीज़ आपको मिल जाएगा। कोड में देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नहीं करना, समझाते हैं इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन ये है नहीं, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। इंटेंट करेंगे, सी आउट करेंगे, हम इस यूज़र को भले ही बोल देंगे कि एंटर अ 6 डिजिट नंबर, लेकिन अगर यूज़र बदमाश हुआ तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हमको खुद से चेक करना ही पड़ेगा कि उसने सही सही एंटर किया है कि नहीं। तो अगर इफ़ आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 लाख के बराबर, एंड आपका नंबर है वो छोटा भी होना चाहिए इसके अंदर, तब अगर ये कंडीशन आपका सही होता है तो ही इसके अंदर आप अपना सारा टास्क करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप अपना सारा टास्क करोगे, और एल्स अगर ये कंडीशन गलत होता है तो आप सीधा सीधा मैसेज डिस्प्ले करा दोगे यूज़र को कि यू हैव नॉट एंटर्ड अ 6 डिजिट नंबर, मतलब तुमने 6 डिजिट एंटर नहीं किया, तुमने कुछ और एंटर किया है। ठीक है, ये देखो, यू हैव नॉट एंटर्ड अ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, ये चीज़। अब इफ़ अगर ये सही हो जाता है तो आपको अपना टास्क करना है। आप यहाँ पर अपना, मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल और बनाता हूँ, एल डी, लास्ट डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और अपना वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया है। अब देखो, एल डी इज इक्वल्स टू आपका जो भी नंबर है उसको आपको मॉड देना है यहाँ पर 100 से। तो इससे होगा क्या कि आपका जो लास्ट 2 डिजिट है वो निकल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सी आउट करा सकते हो अपने एल डी को, और यहाँ पर हम टैब स्पेस दे देते हैं डिवाइड करने के लिए सिंपली से। मतलब दोनों डिजिट डिफरेंट होगा तो उसके बीच में कुछ स्पेस दिखेगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ दो दो डिजिट यहाँ पर हमने अलग कर दिया। फिर आपने क्या करना है, अपने नंबर को लास्ट डिजिट को हटा देना है। तो उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे, अपने अपने नंबर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो फिर वो हट गया। अब यही स्टेप आपको कितनी बार करना है, 3 बार। तो एक बार हमने कह दिया, दो, और ये 3। ठीक है, खत्म। अब इसको सेव करके हम रन करते हैं। एंटर अ 6 डिजिट नंबर, चलो ये हमने एंटर किया। तो देखो आपका ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो दो दो डिजिट्स में वो बट गया। ठीक है, अब फिर से अगर हम रन करें और कोई ऐसा डिजिट दें जो कि नहीं है 6 डिजिट, तो दिखाएगा यू हैव नॉट एंटर्ड अ 6 डिजिट नंबर। मतलब मेरा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। ये एंड का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, किस जगह पर हम एंड यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको और यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आप देख के यूज़ करना उसको। ठीक है, तो ये हमने 3 स्टेप में किया। आप चाहे तो, अगर आपको वाइल लूप का नॉलेज है तो वाइल लूप लगा लो, जिसको नहीं है वो ये चीज़ कर सकता है। वाइल लूप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप ये चीज़ को कर सकते हो। तो फिलहाल यही 5 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस थे, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिला होगा अगर आपको आता होगा फिर भी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जिसके आंसर्स मैं यहाँ पर कुछ दिनों में ला दूंगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।